हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका अपने चैनल आज क्लास में। आज के इस वीडियो में मैट्रिक बोर्ड परीक्षा 2021 के लिए गणित के 20 महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव प्रश्न हम आपको बताएंगे जो बोर्ड परीक्षाओं में बार बार पूछे जाते हैं। तो एक भी प्रश्न आप स्किप मत कीजिएगा, वीडियो को प्लीज आप लोग शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिएगा। और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ में बेल आइकन को ऑल पे दबा लीजिएगा ताकि जब भी क्लास हो तो आपके पास नोटिफिकेशन पहुंचता रहे। तो आइए शुरू करते हैं पहले नंबर प्रश्न से। पहला नंबर प्रश्न है कि 64 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर क्षेत्रफल वाले वृत्त का व्यास क्या होगा। एक वृत्त है जिसका क्षेत्रफल कितना दिया हुआ है, तो 64 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर इसका क्या दिया हुआ है, क्षेत्रफल दिया हुआ है। तो बोल रहा है कि इस वृत्त का व्यास क्या होगा। इस वृत्त का व्यास आपको क्या कर देना है, निकाल देना है। तो सबसे पहले दिया क्या हुआ है, तो वृत्त का क्षेत्रफल दिया हुआ है। कितना दिया है, 64 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर। तो सबसे पहले यहां पे आप लिख दीजिए, यहां पे हम लिख देंगे वृत्त का क्षेत्रफल, वृत्त का क्षेत्रफल बराबर 64 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर। अब आपको क्या करना है, यहाँ पे वृत्त का जो क्षेत्रफल होता है इसका आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए। तो वृत्त का क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है, तो ये होता है पाई आर स्क्वायर, यानी पाई आर स्क्वायर बराबर अब कितना हो गया यहाँ पे 64 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर। अब यहाँ पे देखिए पाई से पाई क्या हो जाएगा, यहाँ पे कट जाएगा। अब यहाँ पे बचेगा आर स्क्वायर बराबर यहाँ पे 64 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आर क्या होता है, तो त्रिज्या होता है, और जो त्रिज्या होता है वो व्यास का आधा होता है। ये आपको यहाँ पे याद रखना है। तो सबसे पहले हम यहां से त्रिज्या निकालेंगे, लेकिन यहां पे त्रिज्या का स्क्वायर है तो स्क्वायर को क्या करेंगे, बराबर के उधर भेजेंगे। जब स्क्वायर बराबर के उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, रूट हो जाएगा। इधर हो जाएगा आर, और उधर जब स्क्वायर जाएगा तो क्या हो जाएगा, अंडर रूट क्या हो जाएगा यहाँ पे 64 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब क्या करेंगे, इसका वर्गमूल निकालेंगे। यहाँ पे देखिए 64 का वर्गमूल कितना हो जाएगा, यहाँ पे 8 हो जाएगा। और यहाँ पे देखिए सेंटीमीटर स्क्वायर का वर्गमूल कितना होगा, सेंटीमीटर हो जाएगा। यानी यहाँ से त्रिज्या निकल गया हमारा 8 सेंटीमीटर, और जो त्रिज्या होता है वो व्यास का आधा होता है, यानी आधा निकल गया 8 सेंटीमीटर, और ये भी आधा है तो ये भी कितना हो गया 8 सेंटीमीटर। यानी 8 सेंटीमीटर और 8 सेंटीमीटर मिलाएंगे तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे पूरा हो जाएगा। और पूरा क्या है, ये व्यास है, यानी व्यास कितना हो गया यहाँ पे 16 सेंटीमीटर। अगर ऐसे नहीं समझ में आ रहा है तो यहाँ पे एक व्यास का फॉर्मूला होता है, व्यास बराबर क्या होता है, 2 गुणे त्रिज्या होता है। ये आपको यहाँ पे याद रखना है। यहाँ पे देखिए 2, और यहाँ पे त्रिज्या कितना निकला है 8 सेंटीमीटर, तो यहाँ पे रख दीजिए 8 सेंटीमीटर। यानी अब यहाँ पे गुणा कर दीजिए, 2 8 कितना होता है यहाँ पे 16, यानी यहाँ पे 16 सेंटीमीटर क्या हो जाएगा, व्यास हो जाएगा। जो ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। उम्मीद करते हैं ये प्रश्न आपको काफी अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न, 2 नंबर प्रश्न देखिए यहाँ पे कि साइन 90 डिग्री माइनस ए किसके बराबर है। यहाँ पे आपको बताना है कि साइन 90 डिग्री माइनस ए किसके बराबर है, तो ये कॉस ए के बराबर है। यानी यहाँ पे सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। कॉस ए का फॉर्मूला क्या होता है, कॉस ए बराबर क्या होता है, साइन 90 डिग्री माइनस क्या होता है, ए होता है। ये आपको यहाँ पे याद रखना है। यानी यहाँ पे सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न, 3 नंबर प्रश्न है कि 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त के त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल ज्ञात करें जिसका कोण 60 डिग्री हो। तो यहाँ पे एक वृत्त है, उसका क्या निकालना है, त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल निकालना है। और उस त्रिज्या खंड का यहाँ पे कोण कितना दिया हुआ है, तो यहाँ पे 60 डिग्री दिया है। तो त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है, तो ये होता है थीटा बटा 360 गुणे पाई आर स्क्वायर। ये आपको यहाँ पे याद रखना है। त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल का ये क्या होता है, फॉर्मूला होता है। थीटा कितना दिया हुआ है, थीटा का मतलब होता है कोण। कोण कितना दिया हुआ है, 60 डिग्री दिया हुआ है, तो यहां पे लिख देंगे 60 डिग्री, और बट्टा के नीचे 360 है तो यहां पे लिख देंगे 360 गुणे यहाँ पे पाई का मान कितना होता है 22/7, तो यहां पे रख देंगे 22/7। और यहाँ पे आर क्या होता है, त्रिज्या होता है। त्रिज्या कितना है 6 सेंटीमीटर, लेकिन यहाँ पे देखिए त्रिज्या का स्क्वायर है तो इसे हम लोग 2 बार लिखेंगे क्योंकि ये स्क्वायर है। तो यहाँ पे लिख देंगे 6 सेंटीमीटर गुणे यहाँ पे लिख देंगे 6 सेंटीमीटर। उसके बाद देखिए 0 से 0 कट जाएगा, और 6 से 36 6 बार में कट जाएगा। और यहाँ पे देखिए 1 6 से 1 6 यहाँ पे क्या हो जाएगा, कट जाएगा। अब आपको क्या करना है, गुणा करा देना है। तो यहाँ पे देखिए अब क्या होगा, यहाँ पे ऊपर में बच गया 22 और यहाँ पे 6 गुणा करा दीजिए। 6 दूना 12 के 2 हाथ में लगा 1, फिर 6 दूना 12 और 1 कितना हो गया यहाँ पे 13, और बट्टा के नीचे 7 है तो यहाँ पे हो गया 7। और ये सेंटीमीटर और ये सेंटीमीटर गुणा होगा तो कितना हो जाएगा, सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। यानी यहाँ पे ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। उम्मीद करते हैं ये भी प्रश्न आपको काफी अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 4 नंबर।
4 नंबर प्रश्न है कि किसी त्रिभुज के तीनों शीर्ष A 2 3 B 5 5 C 5 1 हो तो मध्य बिंदु का निर्देशांक ज्ञात कीजिए। ये त्रिभुज के तीनों शीर्ष यहाँ पे दिया हुआ है A B C और इसका बोल रहा है कि ये जो मध्य बिंदु है इसका निर्देशांक आप लोग क्या कर दीजिए, निकाल दीजिए। तो मध्य बिंदु के निर्देशांक के लिए फॉर्मूला क्या होता है, तो x1 प्लस x2 प्लस x3 बट्टा क्या होता है यहाँ पे 3 होता है और कोमा क्या होता है यहाँ पे y1 प्लस y2 और प्लस क्या होता है यहाँ पे y3 बट्टा क्या होता है यहाँ पे 3 होता है। तो ये पहला बिंदु है तो ये हो गया x1 और ये हो गया y1। ये दूसरा बिंदु है तो ये हो जाएगा x2 और ये हो जाएगा y2। ये तीसरा बिंदु है तो ये हो जाएगा x3 और ये क्या हो जाएगा यहाँ पे y3। अब बस इसमें आप लोग रख दीजिए, x1 का मान यहाँ पे 2 है तो यहाँ पर रख दीजिए 2, प्लस है तो प्लस, और यहाँ पे देखिए x2 का मान यहाँ पे 5 है तो यहाँ पर रख दीजिए 5, और प्लस x3 का मान कितना है 5 है तो यहाँ पर रख दीजिए 5, और बट्टा के नीचे 3 है तो 3। फिर यहाँ पे देखिए y1 का मान कितना है 3 है तो यहाँ पर रख दीजिए 3, और y2 का मान यहाँ पे देख लीजिए 5 है तो यहाँ पे रख दीजिए 5, और y3 का मान कितना है यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं 1 है तो 1, और बट्टा के नीचे 3 है तो यहाँ पे रख दीजिए 3, और ऊपर वाला अब क्या कर लीजिए, जोड़ लीजिए। और यहाँ पे देखिए क्या होगा 2 और 5 कितना हो जाएगा 7, और 7 और 5 कितना हो जाएगा 12 बट्टा यहाँ पे 3 हो जाएगा। और यहाँ पे देखिए 3 और 5 कितना हो जाएगा 8, और 8 और 1 कितना हो जाएगा यहाँ पे 9 बट्टा क्या हो जाएगा 3, कटा दीजिए 3 चौका 12 और 3 तरीका कितना हो जाएगा 9, यानी 4,3 ये क्या हो जाएगा मध्य बिंदु का निर्देशांक हो जाएगा, जो ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं ये भी प्रश्न आपको काफी अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। समझ में आ रहा है तो प्लीज आप लोग वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखिएगा, और वीडियो को लाइक नहीं किए तो प्लीज आप लोग वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 5 नंबर प्रश्न है कि 8 सेंटीमीटर भुजा वाले वर्ग के अंदर वृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। यहाँ पे देखिए 8 सेंटीमीटर भुजा वाले वर्ग यहाँ पे दिया हुआ है, तो वर्ग का यहाँ पे भुजा कितना है तो 8 सेंटीमीटर है। तो जो वर्ग होता है उसकी जो चारों भुजाएं होती है वो आपस में क्या होती है, बराबर होती हैं। तो सभी भुजाएं कितनी हो जाएगी यहाँ पे 8-8 सेंटीमीटर की हो जाएगी। तो यहाँ पे बोल रहा है कि जो वर्ग के अंदर जो वृत्त है इसका क्या कर दीजिए, आप क्षेत्रफल निकाल दीजिए। तो यहाँ से यहाँ ये क्या होता है, इसका व्यास होता है। जब यहां से यहां तक जब हम यहां पे व्यास इसका खींचेंगे तो ये भी कितना हो जाएगा, क्योंकि ये भुजा 8 सेंटीमीटर है तो ये भी भुजा कितना हो जाएगा यहाँ पे 8 सेंटीमीटर हो जाएगा। यानी यहां से वृत्त का हमारा व्यास कितना निकल जाएगा 8 सेंटीमीटर। तो हम यहां से त्रिज्या निकाल लेंगे। त्रिज्या का फॉर्मूला क्या होता है, व्यास बटा 2। व्यास कितना है यहाँ पे 8 सेंटीमीटर और बट्टा यहाँ पे 2 कर देंगे, कटा लेंगे, यहाँ पे क्या हो जाएगा 4 सेंटीमीटर। इसका त्रिज्या कितना निकल जाएगा 4 सेंटीमीटर। तब इसका हम क्या निकाल देंगे, क्षेत्रफल निकाल देंगे। तो वृत्त का क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है पाई आर स्क्वायर। लेकिन यहाँ पे देखिए पाई इसमें दिया हुआ है, पाई का मान नहीं रखा है, तो आप भी यहाँ पे पाई का मान मत रखिएगा। और यहाँ पे देखिए आर स्क्वायर है तो आर यहाँ पे देखिए कितना निकल गया हमारा 4 निकल गया। तो यहाँ पे लिख देंगे 4 सेंटीमीटर और इसका क्या कर देंगे स्क्वायर। स्क्वायर का मतलब क्या होता है 2 बार गुणा, तो पाई गुणे यहाँ पे 4 सेंटीमीटर और गुणे यहाँ पे लिख देंगे 4 सेंटीमीटर। अब यहाँ पे देखिए 4 चौका कितना हो जाएगा यहाँ पे 16, और यहाँ पे पाई है तो पाई, उसके बाद यहाँ पे देखिए सेंटीमीटर में सेंटीमीटर से गुणा होगा तो यहाँ पे क्या हो जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। यानी वृत्त का क्षेत्रफल कितना निकल जाएगा, अंतः वृत्त का क्षेत्रफल कितना निकल जाएगा, तो 16 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर निकल जाएगा। यानी यहाँ पे बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न यहाँ पे 6 नंबर भी प्रश्न काफी महत्वपूर्ण है। एक ऐसा प्रश्न आपको बोर्ड एग्जाम में जरूर देखने को मिलेगा और हमेशा हर एक साल मिलता ही है। तो यहाँ पे देखिए क्या दिया है कि कोसेक 44 डिग्री बट्टा सेक यहाँ पे 46 डिग्री, इसका मान पूछ रहा है कितना होगा। तो इसका मान जब भी ऐसा प्रश्न है आपको अंदाजी कितना टिक लगाना है, तो एक आपको टिक लगाना है, वही आपका क्या हो जाएगा सही हो जाएगा। इसको बनाना नहीं है। अगर आप इसे बनाना चाहते हैं तो देखिए कैसे बनेगा। यहाँ पे 44 डिग्री का मान पता नहीं होता है और यहाँ पे 46 डिग्री का मान पता नहीं होता है। तो सबसे पहले यहां पे हम क्या कर देंगे, कोण को बदलेंगे। तो ये हो जाएगा हमारा कोसेक, यहाँ पे देखिए 44 डिग्री को हम कैसे लिख सकते हैं, यहाँ पे लिख सकते हैं 90 डिग्री माइनस यहाँ पे 46 डिग्री। 90 डिग्री में से 46 डिग्री निकलेगा, कितना बचेगा यहाँ पे 44 डिग्री बचेगा। और नीचे वाले को आपको कुछ भी नहीं करना है, नीचे वाले को ज्यों का त्यों यहाँ पे आपको क्या कर देना है, उतार देना है। अब यहाँ पे देखिए एक फॉर्मूला हो गया कि कोसेक 90 डिग्री माइनस थीटा क्या होता है, तो ये होता है सेक, और थीटा कितना है यहाँ पे 46 डिग्री, तो यहाँ पे लिख देंगे 46 डिग्री। और बट्टा के नीचे भी कितना है यहाँ पे 46 डिग्री है, तो यहाँ पे भी लिख देंगे
करेंगे हम 46 डिग्री, ये कट के कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। तो ये आपको यहाँ पे 1 क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। अगर यहाँ पे 2 रहता, ऐसे प्रश्न रहता कि 2 cos 44 डिग्री बटा सेक यहाँ पे 46 डिग्री, तो इसका तो मान 1 होता है, और जब 1 में 2 से गुणा करेंगे तो 2 इसका क्या हो जाएगा, यहाँ पे मान हो जाएगा। अगर यहाँ पे 3 रहता तो 3 आंसर होता, 4 रहे तो यहाँ पे 4 आंसर होगा। तो ऐसे भी प्रश्न देता है, तो ऐसे भी आपको यहाँ पे या समझ के रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 7 नंबर। 7 नंबर प्रश्न है कि एक बेलन का व्यास 28 सेंटीमीटर है और ऊंचाई यहाँ पे 20 सेंटीमीटर हो, तो बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करें। यहाँ पे देखिए बेलन का व्यास यहाँ पे कितना दिया हुआ है 28 सेंटीमीटर, तो ये बेलन का क्या हो गया, व्यास हो गया, ये कितना दिया हुआ है 28 सेंटीमीटर, और बेलन की ऊंचाई यहाँ पे 20 सेंटीमीटर। ये क्या है, ये बेलन का ऊंचाई है, और ऊंचाई कितना दिया हुआ है यहाँ पे 20 सेंटीमीटर यहाँ पे दिया हुआ है। तो बोल रहा है कि बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करें। तो बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है, तो 2 पाई आर एच होता है। ये क्या होता है, बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है। और यहाँ पे पाई का मान आपको पता होगा क्या होता है 22/7, और ये आर क्या है, त्रिज्या है। लेकिन इसमें तो त्रिज्या नहीं दिया है, व्यास दिया है। तो हम सबसे पहले यहाँ पे त्रिज्या निकालेंगे। त्रिज्या क्या होता है फॉर्मूला इसका, तो व्यास बटा 2। तो व्यास कितना दिया हुआ है 28 सेंटीमीटर, और बट्टा क्या कर देंगे यहाँ पे 2 कर देंगे, आधा कर देंगे, क्योंकि जो त्रिज्या होता है वो व्यास का आधा होता है। तो ये हो जाएगा हमारा 14, यानी हमारा त्रिज्या कितना निकल गया यहाँ पे 14 सेंटीमीटर। और h क्या होता है, तो h ऊंचाई होता है, और ऊंचाई कितना दिया हुआ है यहाँ पे 20 सेंटीमीटर। तो अब आप इसका क्या निकाल दीजिए, बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल निकाल दीजिए। बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है, तो पाई यहाँ पे क्या होता है 2 पाई आर एच, यहाँ पे 2 है तो 2, पाई का मान यहाँ पे रख दीजिए 22/7, और त्रिज्या कितना है यहाँ पे 14 सेंटीमीटर है, तो यहाँ पे रख दीजिए 14 सेंटीमीटर। और यहाँ पे देखिए क्या है, ऊंचाई कितना है 20 सेंटीमीटर, तो यहाँ पे रख दीजिए यहाँ पे 20 सेंटीमीटर। अब यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं 7 दूनी कितना हो जाएगा, यहाँ पे 14, 2 बार में कट जाएगा। अब इसको गुणा कर दीजिए। यहाँ पे देखिए 2 में जब 22 से गुणा करेंगे तो 22 दूना यहाँ पे 44, और 44 दूनी कितना हो जाएगा यहाँ पे 88, और यहाँ पे देखिए क्या होगा 20, और यहाँ पे गुणे 20 है, तो यहाँ पे 20 और सेंटीमीटर में सेंटीमीटर से गुणा होगा, तो ये हो जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर। अब आपको क्या करना है, 88 में 20 से गुणा करना है। तो यहाँ पे सबसे पहले 2 से यहाँ पे गुणा कर लीजिए, 8 दूनी 16 के 6 हाथ में लगा 1, और फिर यहाँ पे 8 दूनी 16 और 1 17, और ये एक 0 है तो 0, और यहाँ पे क्या है सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो यहाँ पे सेंटीमीटर स्क्वायर। ये क्या हो जाएगा, बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, यानी यहाँ पे सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं ये भी प्रश्न आपको काफी अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। जब आपको 88 में यहाँ पे 20 से जब आप गुणा कराइएगा तो कितना आएगा, यहाँ पे 1760 आएगा। यही इसका क्या हो जाएगा, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं ये भी प्रश्न आपको काफी अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 8 नंबर। 8 नंबर प्रश्न है कि एपी 4, 10, 16, 22 का सार्व अंतर ज्ञात करें। सार्व अंतर का मतलब क्या होता है, यानी पदांतर होता है, और पदांतर किसे बोलते हैं, डी को बोलते हैं। तो यहाँ पे देखिए इसका क्या निकालना है, आपको डी निकालना है। और डी क्या होता है, तो ये क्या होता है, 2 पदों का अंतर होता है। तो यहाँ पे कोई भी 2 पद ले लीजिए और उसका अंतर निकाल लीजिए, लेकिन आपको ध्यान रखना है कि दूसरे पद में से पहले पद को आपको घटाना है। तो यहाँ पे देखिए दूसरा पद कितना है, 10 है, और पहला पद कितना है, यहाँ पे 4 है। तो यहाँ पे लिख दीजिए 4, 10 में से यहाँ पे 4 जाएगा, 6 हो जाएगा, यानी यहाँ पे बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और जो डी होता है वो प्रत्येक जगह समान होता है, तो ये भी आपको यहाँ पे याद रखना है। फिर अगर ये 2 पद ले रहे हैं तो इसमें भी क्या करना पड़ेगा, दूसरे पद में से ये पहले पद को घटाना होगा। तो 16 में से यहाँ पे क्या करेंगे, 10 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। यहाँ भी डी का मान कितना आ रहा है, 6 आ रहा है। तो सभी जगह यहाँ पे डी का मान क्या आ जाएगा, बराबर आएगा। तो समझ लीजिए ये एपी में है, और यहाँ पे डी का मान अगर एपी में कोई होता है तो डी का मान सभी जगह पे क्या होता है, बराबर होता है। तो ये आपको साथ में याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 9 नंबर। 9 नंबर प्रश्न है कि 5005 के कितने अभाज्य गुणनखंड हैं। यहाँ पे आपको बताना है कि 5005 के कितने अभाज्य गुणनखंड है। तो सबसे पहले 5005 के आप क्या कर लीजिए, यहाँ पे अभाज्य गुणनखंड निकाल लीजिए। उसके बाद आपको पता लग जाएगा कि इसके कितने अभाज्य गुणनखंड है। तो यहाँ पे आप 5 से जब कटाइएगा तो 5 एकम 5, 0 0 5 एकम 5। फिर ये किससे कटेगा, तो ये 11 से कटेगा। आप कटा लीजिए, 11 नवा कितना होता है 99, और 1 गया यहाँ पे 11, तो यहाँ पे हो गया
11 एकम 11। अब ये कितने से कटेगा, 13 से कटेगा, तो 13 सते कितना होगा 91, यानी इसके कितने अभाज्य गुणनखंड हुए, यानी ये कितने से कटेगा, ये 5 से कटेगा, 11 से कटेगा, 13 से कटेगा और कितने से कटेगा, 7 से कटेगा, यानी इसके 4 अभाज्य गुणनखंड है, यानी यहाँ पे बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 10 नंबर प्रश्न यहाँ पे देखिए काफी महत्वपूर्ण है कि 2x + 1 इंटू यहाँ पे देखिए 3x - 2 बराबर 0 के हल होंगे। यहाँ पे इसका हल निकालना है, तो सबसे पहले हम यहाँ पे प्रश्न लिख देते हैं 2x + 1 और यहाँ पे क्या है 3x - 2 और बोल रहा है यहाँ पे बराबर 0 है और बोल रहा है कि यहाँ पे इसका क्या निकाल दीजिए, हल निकाल दीजिए। तो एक एक करके आपको क्या करना है, 0 के बराबर करना है। तो एक पहले वाला ये ले लेंगे, 2x + 1 बराबर क्या कर देंगे, 0 कर देंगे। अब यहां से हम x का मान निकालेंगे, तो एक को क्या करेंगे, बराबर के उधर भेजेंगे, इधर +1 है तो बराबर के उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, -1 हो जाएगा। और यहाँ पे 2 गुणा कर रहे हैं तो इधर आके क्या करेगा, भाग करेगा। भाग करने का मतलब ये बट्टा के नीचे आ जाएगा, यानी इसका एक हल निकल गया यहाँ पे -1/2। अब यहाँ पे हम इसका दूसरा निकालेंगे, तो अब हम इसको क्या करेंगे, 0 के बराबर करेंगे। तो यहाँ पे देखिए 3x - 2 बराबर क्या हो जाएगा, 0। और यहाँ पे x का मान यहाँ पे भी निकालना है, तो सबसे पहले -2 को बराबर के उधर भेजेंगे, तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे +2 हो जाएगा। और यहाँ पे देखिए 3 इधर गुणा कर रहे हैं तो इधर आके क्या करेगा, भाग करेगा। भाग करने का मतलब बट्टा के नीचे आ जाएगा, यानी इसके 2 हल कौन कौन होंगे, तो -1/2 और यहाँ पे 2/3, यानी यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। अगर ऐसे प्रश्न आपको मिलता है तो सबसे पहले एक एक करके आपको क्या करना है, 0 के बराबर करना है और x का मान आपको क्या कर देना है, निकाल देना है। तो पहले इसको बराबर करना है और x का मान निकालना है, फिर इसको बराबर करना है और x का मान आप निकाल सकते हैं और बहुत ही आसानी से आप निकाल भी सकते हैं। वीडियो अच्छी लग रही है तो वीडियो को प्लीज आप लोग लाइक कर दीजिएगा और प्लीज आप लोग वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिएगा। 11 नंबर प्रश्न देख लीजिए, काफी महत्वपूर्ण है और इसको बिल्कुल आप लोग ध्यान से समझिएगा। यहाँ पे देखिए 11 नंबर प्रश्न है, यदि चांद का व्यास 14 सेंटीमीटर है तो चांद का परिमाप ज्ञात करें। जो चांद होता है, जो ज्योमेट्री बॉक्स में जो चांद होता है आप देखे होंगे वो कैसा होता है, तो अर्धवृत्ताकार होता है, बिल्कुल ऐसा होता है। इसका व्यास कितना दिया हुआ है, ये हुआ है इसका व्यास और इसका व्यास यहाँ पे 14 सेंटीमीटर दिया हुआ है। तो बोल रहा है कि यहाँ पे चांद का परिमाप आप क्या कर दीजिए, निकाल दीजिए। तो चांद का परिमाप निकालने का फॉर्मूला क्या होगा, तो जो अर्धवृत्त का जो फॉर्मूला होता है वही इसका भी यहाँ पे लगेगा। तो अर्धवृत्त का यहाँ पे परिमाप का फॉर्मूला क्या होता है, तो ये होता है πr और प्लस क्या होता है 2r। तो यहाँ पे पाई का तो मान पता है लेकिन यहाँ पे त्रिज्या नहीं पता है, तो यहाँ पे व्यास दिया है तो सबसे पहले हम त्रिज्या निकालेंगे। तो त्रिज्या बराबर क्या होता है, व्यास/2। तो व्यास यहाँ पे 14 सेंटीमीटर है और बट्टा के नीचे क्या कर देंगे, 2 कर देंगे। त्रिज्या निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, व्यास/2। तो यहाँ पे 2 से कटाएंगे 7, कितना बार, यहाँ पे 14 कटाएंगे तो कितना बार में कटेगा, 7 बार में कटेगा, यानी त्रिज्या निकल जाएगा हमारा 7 सेंटीमीटर। अब इस चांद का हम क्या निकाल देंगे, परिधि निकाल देंगे। यही इसका क्या होता है, परिधि होता है। तो परिधि का फॉर्मूला क्या होता है, πr और प्लस क्या होता है, यहाँ पे 2r होता है। तो अब आपको क्या करना है कि दोनों में यहाँ पे r है तो r को क्या कर लीजिए, बाहर निकाल लीजिए। तो यहाँ पे बचेगा पाई और यहाँ पे क्या बचेगा, यहाँ पे 2 बचेगा। आर कितना निकला है, यानी त्रिज्या कितना निकला है, 7 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे रख दीजिए 7 सेंटीमीटर और यहाँ पे पाई का मान कितना होता है, 22/7। तो यहाँ पे 22/7 और प्लस यहाँ पे देखिए 2 है तो यहाँ पे 2। अब ब्रैकेट के अंदर क्या करना है, बट्टा का जोड़ बनाना है। तो 7 सेंटीमीटर और 7 1 का लघुत्तम 7, 7 से 7 एक बार में कट जाएगा यानी 22 और 1 में 7 से भाग लगाएंगे तो 7 बार में कटेगा और यहाँ पे 7 से गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा यहाँ पे 7 दूना 14। आपको बट्टा के जोड़ आप जैसे भी बनाते हैं यहाँ पे बना लीजिएगा, इतना ही आएगा। यहाँ पे 7 सेंटीमीटर ऊपर में जोड़ लीजिए, 22 और 14 कितना हो जाएगा, यहाँ पे 36 और बट्टा क्या हो जाएगा 7। और जब यहाँ पे अब ब्रैकेट टूटेगा तो किसका चिन्ह आएगा, तो गुणा का चिन्ह आएगा। तो यहाँ पे दे दीजिए गुणा का चिन्ह और यहाँ पे हो गया 36/7, 7 से 7 कट जाएगा और ये कितना हो जाएगा, यहाँ पे 36 सेंटीमीटर। ये क्या हो जाएगा, ये अर्ध जो वृत्त है यानी जो यहाँ पे चांद का परिमाप हमारा कितना निकल जाएगा, 36 सेंटीमीटर निकल जाएगा। यानी यहाँ पे बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न यहाँ पे 12 नंबर प्रश्न है कि x²
प्लस 2x प्लस 1 बराबर 0 के वास्तविक हल होंगे। यहाँ पे इसका वास्तविक हल निकालना है तो जब इसका गुणनखंड कीजिएगा फिर x का मान निकालिएगा, बहुत ही लेंदी हो जाएगा। आपको क्या करना है कि जो हल होते हैं फिर उसको उसी में रखने पे वो 0 के बराबर आ जाते हैं। तो क्या करना है, जहां जहां x है तो सबसे पहले हम इसको ऑप्शन से बनाएंगे, जहां जहां x है तो सबसे पहले 1 रखेंगे। तो अगर हम यहाँ पे 1 रखेंगे तो यहाँ पे देखिए एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 बराबर क्या है 0। अगर हम यहाँ पे 1 रखेंगे तो 1 का स्क्वायर प्लस यहाँ पे 2, फिर यहाँ भी x है तो 1 हो जाएगा और प्लस यहाँ पे 1, सभी जगह x की जगह पे हम कितना रख दिए 1 रख दिए। 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 हो जाएगा और यहाँ पे देखिए 2 में 1 से गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 2 और प्लस 1 है तो 1 बराबर के उधर 0। अब यहाँ पे देखिए 2 और यहाँ पे देखिए 1 और 2 कितना हो जाएगा 3, 3 और 1 कितना हो जाएगा यहाँ पे 4 बराबर 0। ये 0 नहीं आ रहा है तो ये इसका वास्तविक हल नहीं है। अब x बराबर कितना रखेंगे, यहाँ पे -1 रखेंगे। अगर 0 आ जाता है तो समझिए इसका वास्तविक हल है। तो यहाँ पे रखेंगे एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 बराबर कितना हो गया यहाँ पे 0 और x के जगह पे -1 रख दीजिए। -1 रख के यहाँ पे क्या करेंगे स्क्वायर कर देंगे, प्लस है तो प्लस, 2 है तो 2, फिर 1 के जगह पे कितना रख देंगे यहाँ पे -1 रखेंगे और प्लस है तो यहाँ पे प्लस 1 है तो 1 बराबर के उधर 0 है तो 0। -1 का स्क्वायर का मतलब कि -1 2 बार गुणा, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, और 1 में 1 से गुणा होगा तो यहाँ पे 1 हो जाएगा, यानी यहाँ पे हो गया +1। और यहाँ पे देखिए प्लस और माइनस आपस में गुणा होगा तो -2 में 1 से गुणा हो जाएगा तो यहाँ पे 2 और +1 बराबर यहाँ पे 0। अब यहाँ पे देखिए इसके आगे क्या चिन्ह है, तो इसके आगे कुछ भी नहीं है। जहाँ पे कुछ भी नहीं होता है वो प्लस होता है, यानी ये प्लस और ये प्लस दोनों आपस में जोड़ लेंगे, यानी 1 और 1 कितना हो जाएगा यहाँ पे 2 - 2 बराबर यहाँ पे क्या है 0। और 2 में से 2 जब घटेगा तो ये हो जाएगा 0 बराबर 0, यानी इसका जो वास्तविक हल है वो कौन सा होगा, तो ये x बराबर -1 क्या हो जाएगा, इसका वास्तविक हल होगा। 2 रख लीजिए, 3 रख लीजिए, 0 नहीं आएगा, यानी यहाँ पे बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है, तो एक भी प्रश्न आप स्किप मत कीजिएगा। वीडियो को प्लीज आप लोग शुरू से लेकर अंत तक देखिएगा। हम थोड़ा स्लो इसीलिए बताते हैं ताकि आपको समझ में आए, तो आप लोगों के लिए हम भलाई के लिए यहाँ पे स्लो बताते हैं। आपका थोड़ा सा टाइम लगे लेकिन आपको समझ में आ जाए, वही मेरे लिए काफी है। तो आप लोग भी प्लीज आप लोग कोऑपरेट कीजिए और समझने का आप लोग कोशिश जरूर कीजिए। आइए देखते हैं अगला प्रश्न, यहाँ पे 13 नंबर प्रश्न देखिए, काफी महत्वपूर्ण है कि एक संख्या दूसरी संख्या से दुगुना है और यहाँ पे देखिए दोनों संख्याओं के वर्गों का योग 20 है, तो उन्हें तो संख्याएं ज्ञात करें। यहाँ पे क्या दिया है कि एक संख्या दूसरी संख्या से दुगुना है, तो यहाँ पे आप समीकरण बनाइएगा, उसे हल कीजिएगा, तो इसमें 10-15 मिनट लग जाएगा। तो आपको क्या करना है कि ऑप्शन से इसे बनाना है। यहाँ पे क्या बोल रहा है कि एक संख्या दूसरी संख्या से दुगुना है, यानी जो पहली संख्या है वो दूसरी संख्या से दुगुना है। तो यहाँ पे देखिए पहली संख्या 3 है और 3 का दुगुना क्या होता है 6, तो पहला ऑप्शन मैच कर गया। दूसरा भी ऑप्शन यहाँ पे देखिए पहली संख्या 5 है और दूसरी संख्या दुगुना है, तो 5 का दुगुना कितना होता है 10, ये भी मैच हो गया। 2 का दुगुना यहाँ पे 4, ये भी मैच हो गया। 4 का दुगुना यहाँ पे 8, ये भी मैच हो गया। उसके बाद यहाँ पे आपको दूसरा कंडीशन देखना है। यहाँ पे क्या दिया है कि दोनों संख्याओं के वर्गों का योग 20 है, यानी दोनों संख्याओं का अगर वर्ग करेंगे, स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा 20 आएगा। तो यहाँ पे देखिए 3 का स्क्वायर करेंगे तो 9 आएगा और यहाँ पे 6 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा 36। जब जोड़ेंगे तो ये 20 से ज्यादा हो जाएगा। यहाँ पे देखिए 5 का स्क्वायर यहाँ पे कितना हो जाएगा 25 और यहाँ पे देखिए 10 का स्क्वायर कितना हो जाएगा यहाँ पे 100, तो ये भी यहाँ पे ज्यादा हो जा रहा है 20 से। अब हम सी वाले ऑप्शन को चेक करेंगे, तो यहाँ पे देखिए 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4 और यहाँ पे देखिए 4 का स्क्वायर कितना होता है 16। 16 और 4 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 20 हो जाएगा, ये मैच कर रहा है, यानी यहाँ पे सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सी हो जाएगा। एक संख्या दूसरी संख्या से दुगुना है, तो यहाँ पे देख लीजिए जो पहली संख्या है और दूसरी संख्या से क्या है दुगुना है। यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे देख लीजिए एक संख्या दूसरी संख्या से दुगुनी है, तो यहाँ पे दुगुनी है, बिल्कुल दुगुनी है, और दोनों के वर्गों का योग कितना है यहाँ पे 20 है, जो पूरा मैच कर रहा है, यानी यहाँ पे सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न, यहाँ पे 14 नंबर प्रश्न है कि समीकरण 5x, यहाँ पे देखिए समीकरण 5 बराबर 2x में a का मान ज्ञात करें। यहाँ पे एक समीकरण दिया हुआ है 5 बराबर 2x, तो बोल रहा है कि a का मान ज्ञात करें। तो यहाँ पे देखिए आपको यहाँ पे एक बात बताना चाहते हैं कि जो यहाँ पे द्विघात जो समीकरण होता है वो क्या होता है, यहाँ पे
द्विघात समीकरण का व्यापक रूप क्या होता है, ए एक्स स्क्वायर प्लस क्या होता है यहाँ पे बी एक्स और प्लस यहाँ पे क्या है सी होता है। तो ये क्या होता है, सी बराबर क्या होता है 0। ये क्या होता है, द्विघात समीकरण का यहाँ पे व्यापक रूप होता है। तो ये तो द्विघात समीकरण नहीं है, ये है रैखिक समीकरण। तो रैखिक समीकरण का यहाँ पे व्यापक रूप क्या होता है, तो ए एक्स प्लस क्या होता है सी। ये रैखिक समीकरण दिया हुआ है, तो यहाँ पे देखिए ए का मान पूछ रहा है। तो रैखिक समीकरण में क्या होता है, जो एक्स में गुणा करता है वही क्या होता है, ए होता है। तो एक्स में गुणा क्या कर रहा है, 2 कर रहा है, यानी यहाँ पे ए का मान कितना हो जाएगा, यहाँ पे 2 हो जाएगा, यानी यहाँ पे सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। अगर यहाँ पे लिखा रहता है कि द्विघात समीकरण यहाँ पे 5x बराबर यहाँ पे 5 बराबर 2x में ए का मान ज्ञात करें, तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर वाला लेते हैं। लेकिन यहाँ पे क्या दिया है, यहाँ पे रैखिक समीकरण यहाँ पे दिया हुआ है 5 बराबर 2x, तो बोल रहा है इसमें ए का मान ज्ञात करें। तो यहाँ पे देखिए जो x में गुणा करता है वो क्या कहलाता है, ए कहलाता है। किस में, तो रैखिक समीकरण में। तो ये आपको यहाँ पे याद रखना है, यानी यहाँ पे सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 15 नंबर प्रश्न है कि एपी का पहला पद ए तथा सार्वंतर 3 हो तो 8वां पद ज्ञात करें। यहाँ पे आपको 8वां पद निकालना है, तो 8वां पद का फॉर्मूला क्या होता है, ए प्लस 7d होता है। ये आपको यहाँ पे याद रखना है, एक कम करके यहाँ पे लिखा जाता है। तो अब 8वां पद निकालने के लिए ए का जरूरत पड़ेगा और यहाँ पे डी का जरूरत पड़ेगा। तो ए क्या होता है, तो ए प्रथम पद होता है और डी क्या होता है, सार्वंतर होता है। तो यहाँ पे देखिए पहला पद कितना दिया हुआ है, 2 दिया हुआ है, यानी ए का मान यहाँ पे कितना निकल गया, 2। और यहाँ पे देखिए सार्वंतर को किससे सूचित करते हैं, डी से, और डी का मान यहाँ पे 3 दिया हुआ है, तो 3 रख दीजिए। और इसको क्या करना है, यहाँ पे ए का मान यहाँ पे 2 रख देना है और डी का मान यहाँ पे 3 रख देना है और कैलकुलेशन करना है और अपना 8वां पद निकाल लेना है। तो यहाँ पे ए बराबर 2 और यहाँ पे 7 है, तो 7 और डी का मान यहाँ पे देखिए 3 है, तो यहाँ पर रख दीजिए 3। सबसे पहले गुणा कर लीजिए, उसके बाद जोड़ दीजिए। तो 2 + 7 तरीका कितना हो जाएगा, 21 और 2 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 23। यानी 8वां पद कितना निकलेगा, 23 निकलेगा। यानी यहाँ पे सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 16 नंबर प्रश्न है कि 2 आलेख, यहाँ पे देखिए 2 आलेख यहाँ पे होना चाहिए, 2 रेखाएं यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आलेख समपाती हो तो उनके कितने हल निकलेंगे। यहाँ पे आपको बताना है कि अगर आलेख समपाती हैं तो उनके कितने हल निकलेंगे। तो जब आलेख समपाती होता है तो प्रत्येक जगह पे काटता है, जहां से मन तहां से आप इसका मान निकाल सकते हैं, इसका हल निकाल सकते हैं। तो इसके अनंत हल होते हैं, ये आपको याद रखना है। यानी यहाँ पे सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। अगर आलेख प्रतिच्छेदी होगा तो ये एक जगह पे क्रॉस करता है, यानी एक जगह पे काटता है, तो इसका कितना हल निकलेगा, एक हल निकलेगा। अगर आलेख यहाँ पे समानांतर होगा तो ये दोनों रेखाएं हैं वो एक दूसरे को कहीं भी नहीं काटती हैं, और जब कभी कहीं भी नहीं काटेगी तो इसका हल कितना होगा, 0 होगा। तो ये भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 17 नंबर प्रश्न है कि 200 के अभाज्य गुणनखंड में कितना से गुणा करने पर पूर्ण वर्ग बन जाएगा। यहाँ पे आपको बताना है कि 200 के अभाज्य गुणनखंड में कितना से हम गुणा करें कि 200 क्या हो जाए, पूर्ण वर्ग बन जाए। तो यहाँ पे सबसे पहले आपको 200 का यहाँ पे अभाज्य गुणनखंड निकालना है। 2 से कटा दीजिए, ये कितना बार में कटेगा, ये 100 बार में कटेगा। फिर 2 से ये 50 बार में कटेगा, फिर ये 2 से ये 25 बार में कटेगा, और फिर ये 5 से कटेगा, ये 5 बार में। अब इसको लिख दीजिए, ये रूट के अंदर होता है। यहाँ पे देखिए ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे 2 गुणे, यहाँ पे 2 गुणे, और ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे इसको पूर्ण वर्गमूल बनाना है, इसीलिए इसको रूट में लिखना पड़ेगा 2, और इसके बाद यहाँ पे 5 और गुणे यहाँ पे 5। जो यहाँ पे देखिए अगर कोई संख्या पूर्ण वर्ग है तो उसका पूर्ण जोड़ा होता है, यानी 2 है तो 2 यहाँ पे 2 होगा अंदर रूट में। तो यहाँ पे देखिए एक जोड़ा इसका लग जा रहा है और एक जोड़ा 5 का लग जा रहा है, लेकिन यहाँ पे 2 का जोड़ा नहीं लग रहा है। तो यहाँ पे आपको क्या करना पड़ेगा, 2 से गुणा करना पड़ेगा, ताकि ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे पूर्ण वर्ग ये बन जाएगा। अब यहाँ पे ये गुणा कीजिएगा सब, तो कितना आ जाएगा, √400 आ जाएगा, और 400 का कितना हो जाएगा, यहाँ पे वर्गमूल निकालिएगा तो ये कितना हो जाएगा, 20, इसका क्या हो जाएगा, वर्गमूल हो जाएगा। तो ये पूर्ण यहाँ पे क्या बन जा रहा है, पूर्ण वर्ग बन जा रहा है। तो यहाँ पे क्या होगा, हमको 2 से आपको क्या करना पड़ेगा, गुणा करना पड़ेगा, यानी यहाँ पे ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 18
18 नंबर प्रश्न है कि बहुपद x प्लस 2 का शून्य ज्ञात करें। यहाँ पे एक बहुपद दिया हुआ है, x प्लस 2 बोल रहा है कि इसका शून्य ज्ञात करें, तो शून्य निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, बराबर के उधर 0 करना पड़ेगा और x का मान आपको क्या कर देना है, निकाल देना है। तो इधर प्लस 2 है तो बराबर के उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, -2 हो जाएगा, यानी x बराबर कितना हो जाएगा, यहाँ पे -2, और यही जो -2 है ये इसका क्या हो जाएगा, यहाँ पे शून्य हो जाएगा, यानी यहाँ पे बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न यहाँ पे 19 नंबर प्रश्न की 1 से 100 तक के सभी प्राकृत संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए। यहाँ पे आपको क्या निकालना है, 1 से लेके 100 तक के सभी प्राकृत संख्याओं का योग निकालना है। तो इसके लिए फॉर्मूला होता है n इंटू n प्लस 1 बटा क्या होता है यहाँ पे 2, यानी n का मान कितना दिया है, कहां तक आपको निकालना है, 100 तक निकालना है, यानी n का मान यहाँ पे कितना दिया हुआ है 100, तो यहाँ पे रख दीजिए 100 इंटू यहाँ पे क्या हो जाएगा, फिर n है तो फिर n के पास 100 और प्लस 1 बट्टा यहाँ पे कर देंगे 2, यानी ये हो जाएगा 100, ये कटा दीजिए, यहाँ पे क्या कर दीजिए, कटा दीजिए 2 से, ये कितना बार में कट जाएगा, 50 बार में कट जाएगा, और यहाँ पे क्या हो जाएगा 50 इंटू यहाँ पे देखिए 100 और 1 कितना हो जाएगा, 101 हो जाएगा, और जब ये ब्रैकेट टूटेगा तो किसका चिन्ह आएगा, गुणा का आएगा, यानी 101 हो जाएगा। अब इसको क्या कर दीजिए, गुणा कीजिए, गुणा कीजिएगा तो कितना आएगा, 50 आएगा, यानी यहाँ पे बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। यहाँ पे गुणा करके देख लीजिए, 0 0 0 और यहाँ पे क्या हो जाएगा 5 0 और यहाँ पे क्या हो जाएगा 5, यहाँ पे देख लीजिए 0 5 0 5, यानी 50 आ रहा है, यानी यहाँ पे बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 20 नंबर प्रश्न की एक त्रिघात बहुपद के शून्यकों का गुणनफल होता है। शून्यकों का गुणनफल बताना है आपको त्रिघात बहुपद में। तो त्रिघात बहुपद के 3 शून्यक होते हैं, अल्फा गुणे बीटा गुणे ये होता है गामा। इसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है -d/a, ये आपको याद रखना है, यानी यहाँ पे डी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। उम्मीद करते हैं ये सभी प्रश्न आपको काफी अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। तो समझ में आया है तो प्लीज आप लोग वीडियो को लाइक कर दीजिए। और यहाँ पे देखिए होमवर्क प्रश्न है, यदि 5 sin a बराबर 8 cos a हो तो cot a का मान निकाले। जो भी आपको ऑप्शन इसमें से आएगा सोल्व करने के बाद वो आप हमें कमेंट कर दीजिएगा। वीडियो को लाइक नहीं किया तो प्लीज आप लोग वीडियो को दिल से लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों के पास इस वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा। और यहाँ पे देखिए तैयारी करने में बहुत ही कम समय बचा है, आपका बोर्ड एग्जाम बहुत ही पास है, तो आप लोग काफी मन लगा के पढ़ाई कीजिए। और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल आइकन को ऑल पे दबा लीजिए ताकि जब भी क्लास हो तो आपके पास नोटिफिकेशन पहुंचता रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलता है अगले वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिए, मन लगा के पढ़ाई कीजिए। टेक केयर एंड